मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के 84 में कहा, हमारी सरकार विचार परंपरा के आधार पर प्रतिवर्ष बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य करती है। श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में पहली बार बाबा साहब से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ बनाने का कार्य शुरू किया गया। जन्म स्थान महू को स्मारक हमारी सरकार ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हमेशा अपमानित करने, उन्हें चुनाव में हराने का कार्य किया। बाबा साहब ने संविधान से लेकर संसद तक अपने उल्लेखनीय कार्यों से एक लाइन खींची, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने बाबा साहब की प्रतिमा छोड़िए एक चित्र भी संसद में लगाना उचित नहीं समझा। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार संसद में बाबा साहब का चित्र लगाया गया। बाबा साहब का शरीर जब दिल्ली में छूटा तो उनके अंतिम संस्कार के लिए कांग्रेस ने जमीन नहीं दी। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को जब चैत भूमि मुंबई ले जाया गया तो उस विमान का किराया भी कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब की धर्मपत्नी से वसूला। हाईकोर्ट ने जब इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर बाबा साहब के बनाए संविधान का गला घोटा। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ बनाया गया है। ग्वालियर के 84 में बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है, जिसके कार्यों का जायजा लिया है। मैं बहुत जल्दी यहाँ दूसरे चरण के कार्यों का भूमि पूजन करने आने वाला हूँ। हमारी पार्टी प्रारंभ से स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर जी के समाज में दिए गए योगदान को सदैव नमन करती है और इसीलिए जनसंघ के जमाने से लगा करके हमारी पार्टी में सदैव अम्बेडकर जी के समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान को स्मरण करने के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके पूर्ववर्ती हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे अपने विचार परंपरा के आधार पर हर साल उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। इतना ही नहीं, उनके 5 तीर्थ जिनके आधार पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जहाँ जन्म हुआ वो महू में भी उनका पहली बार स्मारक बना करके हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे अटल जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री उस समय के भारतीय जनता पार्टी के उनने महू में वो स्मारक बनाया। हर साल बड़ा महाकुंभ लगाने का काम भी हमारे अपने अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि यहाँ ग्वालियर में भी अम्बेडकर जी के स्मारक का ये भव्य स्थान है, जिसमें सेकंड चरण का काम का मैं जल्दी भूमि पूजन करने वापस आने वाला हूँ। और कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब की आत्मा को दुखाया। जीते जी बाबा साहब के साथ झूठ बोलकर छल किया गया। उनको उनकी योग्यता के हिसाब से मंत्रिमंडल के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नेहरू जी ने जवाबदारी नहीं दी और उससे आगे बढ़ते हुए जब वो उनके संविधान के आधार पर चुने हुए चुनाव में आना चाहते थे तो कांग्रेस ने उनको लगातार चुनाव हराने का प्रयास किया। उनकी पार्टी के जब 2 सदस्य चुनाव जीते और एक ने अपने सीट से इस्तीफा दे करके बाबा साहब के लिए उपचुनाव की स्थिति लाए, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जी को वो चुनाव भी हरा करके पूरी ताकत लगा करके अपनी बाबा अंबेडकर साहब की जो मूल विचारधारा है उसके विरोध में कांग्रेस की विचारधारा की स्पष्ट लाइन खींची। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने अपने जीवन में जो दिल्ली के अंदर योगदान दिया है वो किसी से छिपा नहीं, संविधान से लगा करके पार्लियामेंट तक। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के एक चित्र को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लगाना उचित नहीं समझा। प्रतिमा लगाने की तो बात छोड़ो, बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट में पहली बार तेल चित्र लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने किया। बाबा साहब जी जीते जी परेशान रहे, कांग्रेस ने सदैव दुख दिया और जब शरीर छूटा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का दाह संस्कार के लिए भी दिल्ली में जगह तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री और सरकार ने नहीं दी। उतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को लेकर के उनकी चैत्य भूमि जब बम्बई ले गए तो विमान के आने जाने का खर्चा भी सरकार ने उनकी पत्नी से लिया है। इससे बड़ा निंदनीय काम क्या होगा। कांग्रेस का दोहरा चरित्र सदैव सामने आता है। कांग्रेस हमेशा अपने वोट बैंक के लिए बाद में बदलती है। जैसे कि आपातकाल का पाप कांग्रेस के सिर पे था जब उनने संविधान की एक तरह से हत्या करते हुए
कोर्ट ने उनको रिवार किया, कोर्ट ने उनका चुनाव वैध घोषित किया, बदले में उनने देश को आपातकाल दिया। अंबेडकर जी के इस स्मारक स्थल पर आकर के मुझे इस बात की प्रसन्नता, थोड़े दिन पहले ही हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य पार्क का नामकरण किया जो सागर में बनने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से कई सारी योजनाएं, पंचतीर्थ तो है ही, जहाँ भगवान बुद्ध के स्मरण के आधार पर सांची से हम अंबेडकर जी को जोड़ते हैं। तो हमने बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, दुनिया भर के बौद्ध लोगों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर दिया। बाबा साहब अंबेडकर के आधार पर बच्चों को, मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, उनके पढ़ने की, उनकी कोचिंग की, उनके जीवन में बदलाव की, इसी प्रकार से विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में बाबा साहब के जन्म स्थान पर बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। एक एक करके इतनी सारी योजना है कि बाबा साहब, और वास्तव में हमने ये बाबा साहब के प्रति उनके समाज को दिए गए योगदान को नमन है। लेकिन कांग्रेस को इससे सीखना चाहिए। नकारात्मक पॉलिटिक्स के आधार पर जिस ढंग से कांग्रेस नाटक करती है, अंबेडकर जी और उनके सारे अनुयायी जानते हैं कि कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए कांग्रेस आज घर बैठी हुई है। दिल्ली में तीसरी बार वो घर बैठी, और मध्य प्रदेश में तो 2003-4 के बाद गलती से 1-1.5 साल छोड़ दो तो कांग्रेस इसीलिए घर बैठी कि वोट की राजनीति नहीं चलेगी। जनता की सेवा करते हुए हमारे महापुरुषों के आदर्श का पालन करें, खासकर भीमराव अंबेडकर जी के जो बताए मार्ग में समता मूलक, समाजवादी, सभी वर्गों को लेकर के जिस प्रकार से अंबेडकर जी ने अपना जीवन जिया और समाज को प्रेरणा दी है, हम सब मिलकर के इन सारे कामों को स्मरण भी करें और बाकी भी सभी महापुरुषों के साथ हम तो समरसता वाले लोग हैं। इस आधार पर मैं मान के चलता हूँ आज हमारी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, बहुत जल्दी इसके सेकंड चरण का भूमि पूजन करके उसका काम शुरू करने में 5 तारीख को अगले महीने जुलाई में आ रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि इस कामों को हम बचे हुए काम को भी पूरा करें। फांसी के फंदे पर लटकी मिली नवविवाहिता, लिपस्टिक से दीवार पर लिखा सुसाइड नोट। आपको बता दें, भोपाल के अरेरा हिल्स थाना इलाके के वल्लभ नगर झुग्गी में रहने वाली नवविवाहिता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। 2 महीने पहले ही उसने लव मैरिज की थी। इससे उसकी सास और नानी सास नाखुश थी और आए दिन प्रताड़ित करने के साथ ही तानाकशी करती थी। ये आरोप मृतका के भाई ने लगाए हैं। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक प्रियंका बमन की 21 अप्रैल 2025 को शादी हुई थी, लव मैरिज की थी। पति फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम करता है। मृतका के भाई निशांत ने बताया कि फिलहाल ये साफ नहीं है कि बहन ने क्यों और कैसे फांसी लगाई। संदेह है कि बहन को मारकर फंदे पर लटकाया गया है। बहन ने दीवार पर एक सुसाइड नोट लिखा है। इसमें उसने प्रताड़ित करने वालों के नाम लिखे हैं। प्रियंका ने लिपस्टिक से दीवार पर सुसाइड नोट लिखा है। इसमें उसने लिखा कि मेरी मौत के जिम्मेदार बेला दीदी, किराएदार, सास और तनु दीदी है। इन्हीं लोगों ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। भाई का आरोप है कि बहन की नानी सास ने उसे अधिक प्रताड़ित कर रखा था। घर में बातचीत के दौरान अक्सर वो इस बात का जिक्र करती थी। इधर एसीपी अक्षय चौधरी ने बताया कि मर्ग कायम कर लिया है। दीवार पर सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश में 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हैं। मौसम विभाग ने भोपाल सहित प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्र ने बताया कि आने वाले 24 घंटों में आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ तेज बारिश भी होगी। अगले 5 दिन तक ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश का अलर्ट है। यहाँ अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार पर है और कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी हिस्से में सक्रिय है, जबकि दक्षिणी हिस्से से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके चलते बारिश का ये दौर और तेज हो सकता है। नमस्ते। मध्य प्रदेश में अभी पिछले 24 घंटों में देखा गया तो ईस्ट दिल्ली में वाइड स्प्रेड बारिश हुआ। यहाँ पे 16 स्टेशन से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट है और 2 स्टेशन से वेरी हेवी है। सबसे हाईएस्ट आया पटना में 13 सेंटीमीटर और वेस्ट एमपी में गुना में 65 मिलीमीटर दर्ज किया है। एक ही हेवी रेनफॉल रिपोर्ट है। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हुआ है सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर और दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर। वो भी अभी बंगाल की खाड़ी में आने वाले कुछ टाइम में एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होने का चांसेस है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ यूपी में अभी है और एक ट्रफ लाइन भी है जो बंगाल मतलब गैंजेटिक वेस्ट बंगाल से लेके हमारे नॉर्थ ईस्ट एमपी की तरफ। इसकी वजह से अभी हमारे नॉर्दर्न रीजन में बारिश और थंडरस्टॉर्म चल रही है, स्पेशली ग्वालियर चंबल रीजन और ईस्ट एमपी का नॉर्दर्न पोर्शन में, जैसे टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, रीवा वो रीजन में आज भी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया है और ग्वालियर चंबल में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने हेवी टू वेरी हेवी और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी रेनफॉल दिया है। तो और भोपाल के देखा गया तो भोपाल में मतलब लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का चांसेस रहेंगे। धीरे धीरे हमारे रीजन में भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का चांसेस है। अभी पूरा प्रदेश में अभी कल परसों थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी में थोड़ा सा कमी रहेंगे। उसके बाद तीसरे इवनिंग और चौथे सुबह से ये जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जो फॉर्म हो रही है उसका मूवमेंट हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रही है। तो प्रदेश में वो सिस्टम मतलब काफ़ी बारिश लेके आने का चांसेस है। तो 4th एंड 5th डे में हमारे रीजन में फिर से हेवी टू वेरी हेवी और ऑरेंज वार्निंग्स इशू किया। पटवारी पर एफआईआर के विरोध में एनएसयूआई का हल्ला बोल। सीएम को देना चाहते थे कागज की तलवार। एनएसयूआई ने कहा ये डर की नहीं लोकतंत्र की लड़ाई है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष सहित 30 गिरफ्तार। आपको बता दें राजधानी भोपाल में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने शनिवार को राजधानी भोपाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज की गई एफआईआर को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। एनएसयूआई नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को कागज की तलवार भेंट करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष सहित 30 को गिरफ्तार किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मोहन यादव को कागज की तलवार भेंट करने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकले। एनएसयूआई अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने कहा कि तलवार शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है और वर्तमान परिस्थितियों में सत्ता को जनतंत्र की रक्षा हेतु साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता है, परंतु मोहन यादव की सरकार आज शक्तिहीन कागज की तलवार की तरह है। न उसमें न्याय का तेज है, न ही निर्णय का साहस। ये सरकार केवल दिखावे की कागज की तलवार है, जो लोकतंत्र की लड़ाई से डरकर विपक्ष की आवाज दबा रही है। चौकसी ने कहा ये लड़ाई केवल जीतू पटवारी के सम्मान की नहीं बल्कि शोषितों, वंचितों, दलितों और लोकतंत्र की आवाज है। सत्ता का डर लोकतंत्र की आवाज को दबा नहीं सकता। जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर को तत्काल निरस्त किया जाए, अन्यथा एनएसयूआई प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। देखिए, जिस प्रकार से कल दुर्भावनापूर्ण भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर
मोहन यादव के दबाव में आकर अशोकनगर के मुगावली में पुलिस ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी पर जो एफआईआर करी है, ये दिखाता है कि जब जब कांग्रेस पार्टी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाते हैं, जब जब इस प्रदेश के लोगों पर अत्याचार होता है वो उनके साथ खड़े होते हैं, तब तब ये मोहन यादव जो है उनकी इस चीज से डरते हैं और उसी डर में आने के कारण उन्होंने जो है एक कायरतापूर्ण रवैया दिखाते हुए, सख्ती विहीन रवैया दिखाते हुए, डरा हुआ रवैया दिखाते हुए माननीय जीतू पटवारी जी पर जो एफआईआर कराने का कृत्य किया है, एनएसयूआई आज उसका विरोध कर रही है। हम कागज की तलवार जो है अपने हाथों में लेकर मुख्यमंत्री जी को भेंट करने जा रहे हैं। कागज की तलवार का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री की जो शक्तियां हैं और जो उनकी कार्यप्रणाली है वो भी कागज की तलवार की तरह शक्ति विहीन है। उनका जो कामकाज है वो कागज के ऊपर बस है, जमीनी स्तर पर जीरो है। जब जब अत्याचार होता है विपक्ष को ही आगे आके खड़ा होना पड़ता है। सरकार इस पर एक चू तक नहीं करती, एक ट्वीट तक नहीं करती। इसी का विरोध करने आज हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी के घर तरफ जा रहे हैं। किस तरह की उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई? जो अभी जैसा आपको विदित होगा वो एफआईआर जीतू पटवारी जी के संबंध में जो हुई है उसको लेकर एनएसयूआई के का ये प्रदर्शन था और यहाँ पीसीसी कार्यालय से सीएम हाउस का घेराव करने की योजना थी, जिसके तहत प्रतिबंधात्मक उसमें इनको अभी यहाँ पर रोका गया है और निरुद्ध किया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश की बेटी नंदिनी शर्मा हर घर ग्रैंड मिस इंडिया अभियान के साथ मिस ग्रैंड इंडिया की ओर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बेटी नंदिनी शर्मा हर घर ग्रैंड मिस इंडिया अभियान के साथ मिस ग्रैंड इंडिया 2025 प्रतियोगिता में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। भोपाल की रहने वाली नंदिनी 13 जुलाई को दिल्ली में होने वाले अगले कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगी। नंदिनी का लक्ष्य मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीतना है, जो मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी तक राज्य से किसी भी लड़की ने ये खिताब नहीं जीता है। अपने सफर के बारे में बात करते हुए नंदिनी ने बताया कि उन्होंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सर्विस के लिए एयर होस्टेस के रूप में काम किया है। उन्होंने कई देशों की यात्रा की है और विभिन्न लोगों से मिली है, जिससे उन्हें ये सीखने को मिला कि कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से हर सपना पूरा हो सकता है। नंदिनी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस लड़की के लिए एक प्रेरणा बनना चाहती हैं जो छोटे शहरों से आती हैं लेकिन बड़े सपने देखती हैं। उनका मानना है कि हर लड़की को एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहां वे अपनी पहचान बना सके। अपने सफर को आसान न बताते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सभी को एक सशक्त संदेश दिया, खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो और समय आने पर आपकी आवाज सब तक जरूर पहुंचेगी। नंदिनी शर्मा का ये प्रयास मध्य प्रदेश की युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। Namaste everyone. My name is Nandini Sharma. I'm 20 years old. I'm proudly representing Madhya Pradesh on the stage of Miss Grand India 2025. When I was 19 years old, I started working abroad and become a cabin crew. From cabin to stage, my journey is not easy, and I learned that everybody supports me regarding the stage. Because अगर मैं इस राउंड को जीत सकती हूँ, ये राउंड मेरा नहीं होगा, मेरी
वापस इंडिया आई 2 साल बाद और वही चीज़ की एक्सपीरियंस मैं मिस ग्रैंड इंडिया में प्रेजेंट कर रही हूँ बॉलीवुड में। इफ आई गेट अ चांस मैं डेफिनेटली वहाँ करना चाहूँगी, बट मेरा जो मोटिव है वो फैशन एंड ग्लैमर वाला कलर है। मैंने ये स्टेज इसलिए चूज़ करा है क्योंकि हर लड़की की एक वॉइस रहती है, हर लड़की का एक सपना रहता है कि अपनी लाइफ में कुछ करे और कुछ बड़ी चीज़ हासिल करे।
पहली ही बारिश में भोपाल की कई बस्तियों में जल भराव की स्थिति बनने पर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि भोपाल में कई सारे नाले नालियां हैं, लगातार उनकी सफाई की गई है और जहां जल भराव की स्थिति बनी है जल्द ही साफ किया जाएगा उन नालों को। भोपाल नगर निगम द्वारा लगातार वर्षा को देखते हुए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनको करने का काम किया जा रहा है। कई जगह नाले नालियों पे अतिक्रमण नीचे केबल पकड़ो नीचे काम ध्यान में आते हैं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को नगर निगम में चाहे गाड़ी लगी हो या हमारे जिम्मेदार अधिकारियों को बताया जाता तो हमारा अमला विभाग से काम करता है। और ये अच्छी बात है कि इस बार बारिश ज़्यादा होने की संभावना है।